DSSB स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का क्वेश्चन पेपर हम देख रहे हैं। एग्जाम हुआ था नवंबर 2019 में, नोटिफिकेशन निकला था 2017 में। क्वेश्चन नंबर 131 से आज देखेंगे। उससे पहले मैं आपको ये कोर्स के बारे में बताना चाहूँगी। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। जिस टाइप के क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, उसी डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से ये नोट्स, ये कोर्स मटेरियल तैयार किया गया है। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, तो आप कहाँ स्टैंड करते हैं इस टेस्ट सीरीज के थ्रू आपको पता चल जाएगा। जो क्वेश्चन नहीं आ पाए आपको, या जो भी नेगेटिव अटेम्प्ट हुए टेस्ट सीरीज में, उनका आपको सोल्यूशन भी आप बाद में देख सकते हैं, री अटेम्प्ट भी इन्हें कर सकते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस कोर्स का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं ये कोर्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 से। So 131 है आपका OLS estimator से। So the OLS estimators are asymptotically normally distributed. As a result, the T and F test are valid. तो कौन सा स्टेटमेंट है वो इनमें से सही है? तो हिंदी में भी ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। So OLS estimators जो होते हैं वो asymptotically normally distributed होते हैं if certain conditions are followed। तो उनमें से एक कंडीशन है ट्रू फॉर वेरी लार्ज सैंपल्स। तो अगर सैंपल साइज लार्ज इनफ है तो ऐसा होता है। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। डिटेल में OLS एस्टिमेटर के बारे में आपको नोट्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। द लाइक्लीहुड ऑफ रीचिंग एन एब्जॉर्बिंग स्टेट इज गिवन बाय द। किसी अवशोषी अवस्था तक पहुंचने की संभावना निम्नलिखित में से किसके द्वारा तय की जाती है? तो वो होता है NR मैट्रिक्स। तो NR मैट्रिक्स का मतलब ही होता है द मैट्रिक्स ऑफ एब्जॉर्बिंग प्रोबेबिलिटी। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133। सो 133 है इफ द लाइक्लीहुड ऑफ मेकिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम अ स्टेट इज 0 देन द स्टेट इज कॉल्ड। यदि किसी अवस्था से परिवर्तन होने की संभावना 0 है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? इस अवस्था को हम एब्जॉर्बिंग स्टेट बोलते हैं, अवशोषी अवस्था बोलते हैं। तो एब्जॉर्बिंग स्टेट का मतलब क्या होता है? इट इज अ स्टेट दैट वंस एंटर्ड कैन नॉट बी लेफ्ट। तो इसमें क्या होता है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम एन एब्जॉर्बिंग स्टेट। सो एब्जॉर्बिंग स्टेट से जो ट्रांजिशन होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी और स्टेट में जाने की, वो क्या होती है? 0। तो ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली मार्कोव चेन से रिलेटेड है। तो ये आपको नोट्स में मिल जाएगा ये इसके बारे में डिटेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। सो लेट एक्स एन बी एन इररिड्यूसिबल मार्कोव चेन। ये वही उसी से रिलेटेड टॉपिक है। देन इट होल्ड्स ऑल स्टेट्स आर पॉजिटिव रिकरेंट, ऑल स्टेट्स आर रिकरेंट नल, ऑल स्टेट्स आर ट्रांजिएंट। सो इररिड्यूसिबल मार्कोव चेन एक चेन होती है, एक मार्कोव चेन होती है जहां पर ऑल स्टेट्स, सभी स्टेट्स कम्युनिकेट करती हैं एक दूसरे से। सो इन इररिड्यूसिबल मार्कोव चेन ऑल स्टेट्स आर ईदर पॉजिटिव रिकरेंट और नल रिकरेंट और ट्रांजिएंट। तो इनमें से देन इट होल्ड्स कोई भी एक कंडीशन वो होल्ड कर सकती है। तो एग्जैक्टली 1 विल बी द करेक्ट आंसर। यू कैन रीड दिस क्वेश्चन इन हिंदी ऑल्सो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। सो 135 है आपका कि विच इज द बेस्ट स्टैटिस्टिकल टेस्ट टू डिटरमाइन द वेरिएशन इन द विंग लेंथ ऑफ ए फाल्कन फ्रॉम 5 डिफरेंट प्लेसेस। अगर 5 अलग अलग जगह से हम बाज के पंख की लंबाई में अंतर को निर्धारित कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो इनमें से कौन सा सांख्यिकी परीक्षण या टेस्ट अच्छा होगा? सो एफ टेस्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि एफ टेस्ट यूज होता है दो पॉपुलेशन के वेरिएंसेस को कंपेयर करने के लिए। सो इट इज यूज टू डिटरमाइन वेदर देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द वेरिएंसेस ऑफ टू पॉपुलेशन। तो अलग अलग जगह से आप देखोगे तो वहां पर आपका जो बेस्ट जो टेस्ट होगा दैट विल बी एफ टेस्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136। रीड करने में 3-4 लाइन है, बट आप क्वेश्चन रीड करते ही आप आंसर कर पाएंगे। The weight of new birth babies of PIH patients were recorded to see the effect of PIH on fetal weight. The measure of the central tendency for the data obtained were as mean दिया है, median दिया है और mode का value दिया है. If graphically represented, this data will be. So हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को। So ये मैंने नोट में आपको पहले भी बताया था कि मीन जब छोटा है, मीडियन उससे बड़ा है और मोड सबसे बड़ा जो मोड है, क्योंकि जब आप 0 पॉइंट से आप लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं
तो वो नेगेटिव एक्सेस होता है, तो वो होता है आपका डेटा नेगेटिव स्क्यू होता है, जहां पर मोड बड़ा है मीडियन से। ओके, क्वेश्चन नंबर 137 है, हाइपोथेसिस से है ये क्वेश्चन। सपोज एट प्रेजेंट द फैक्ट्री इज यूजिंग अ प्रोडक्शन यूनिट विच टर्न्स आउट आइटम विद एन एवरेज लाइफ ऑफ 1000 आवर्स। तो अगर कोई फैक्ट्री एक आइटम प्रोड्यूस कर रही है, उस आइटम की जो एवरेज लाइफ है वो 1000 घंटे है। सो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि हम एक नया यूनिट, नया मशीन लगा लेंगे अगर वो ये क्लेम करे कि जो एवरेज लाइफ है जो आइटम की वो 1200 घंटे से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, only if the management will like to adopt the new unit only if it is reputable that the average life of item produced by the new machine exceeds 1200 hours. The decision problem in statistical terminology. तो null hypothesis क्या है? जो present जो situation है, अल्टरनेटिव यानी कि नई मशीन हम कब अपनाएंगे जब 1200 घंटे से ज्यादा हो, यानी कि जो H1 होगा वो वो शुड बी ग्रेटर देन 1200, ग्रेटर देन 1200। अगर इक्वल भी 1200 होगा तो भी हम उसको अडेप्ट नहीं करेंगे। सो दिस इज द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस क्या होगा? एच नॉट न्यू लेस देन इक्वल टू 1200। 1200 से छोटा है या 1200 तक भी आता है तो भी हम अडेप्ट नहीं करेंगे। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 138 है आपका, let x be the life length of items and mu is equal to ex। x जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जहां मीन और वेरिएंस दिया हुआ है। फॉर द टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस प्रॉब्लम, अगर जो म्यू है लेस देन इक्वल 1200 है एंड h1 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ग्रेटर देन 1200, लेट x बार बी द रिक्वायर्ड टेस्ट स्टैटिस्टिक, यानी कि जो मीन है वो रिक्वायर्ड टेस्ट स्टैटिस्टिक है क्योंकि वेरिएंस तो यहाँ पर दिया हुआ ही है 10। तो द क्रिटिकल रीजन एट अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो क्रिटिकल रीजन अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होगा? जो मीन होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1200। यहाँ पे वेरिएंस हो जाएगा 10 अपॉन सिग्मा अपॉन रूट एन होता है, ये सिग्मा स्क्वायर है तो सिग्मा हो जाएगा 10 अपॉन रूट एन जेड 1 माइनस अल्फा। ठीक है, तो अगर आपको ये x प्लस माइनस वाला फॉर्मूला पता होगा सिग्मा अपॉन रूट एन का, तो आप ये ऑप्शन जो 3 है 4 है, 3 और 4 तो इमीडिएटली करेक्ट कर देंगे। So option 1 is the correct answer. Next है question number 139. So 139 है आपका, let x be n mu sigma square where sigma square is known। आपका वेरिएंस जो है वो known है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दिया है और नल हाइपोथेसिस दिया है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दिया है mu1 is less than mu naught के लिए। The likelihood function for LR test of size alpha using the Neyman Pearson lemma is। हिंदी में भी आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब आप निकालते हैं LR टेस्ट का तो जनरली पाई नहीं आता है, पाई होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टर्म्स। तो ऑप्शन 1 और 2 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। 3 और 4 में आसान होगा पता करना जब अगर आपको नेमन पियर्सन लेमा पता है। सो बेसिकली नेमन पियर्सन लेमा क्या होता है? एक फंडामेंटल रिजल्ट होता है स्टैटिस्टिकल थ्योरी में जो ये बताता है या दैट स्टेट्स दैट अंडर सर्टेन कंडीशंस अ टेस्ट हैज द हाईएस्ट पावर, अ टेस्ट हैज द हाईएस्ट पावर अमंग ऑल टेस्ट ऑफ अ गिवन साइज। तो जितने भी गिवन साइज के जो टेस्ट होते हैं उसमें हाईएस्ट पावर वाला वो टेस्ट होता है। सो जो LR टेस्ट है of alpha size using Neyman Pearson lemma is given by the ratio of likelihoods of the null hypothesis and alternative hypothesis। so ये है, बाकी फॉर्मूला आपको याद आपको रखना मुश्किल है बट आप ऑप्शन से डिस्कार्ड करके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140 है आपका कि एक आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, n है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, वेरिएंस नोन है तो UMPCR डज नॉट एग्जिस्ट फॉर। तो जो UMPCR होता है, जो एक होता है UMP टेस्ट जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट, और जहाँ पे CR लग जाता है क्रिटिकल रीजन का, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन टेस्ट। सो इट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के लिए वो एग्जिस्ट नहीं करता है। अब यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, जो बाकी जो सभी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, जब नल और अल्टरनेटिव मतलब सिंपल इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू यही है,
बाकी जहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल आ जाता है वहां पे सब वो हो जाते हैं कंपोजिट हाइपोथेसिस। तो बाकी सारे जो ऑप्शन है वो है कंपोजिट हाइपोथेसिस के, तो ऑप्शन जो 1 है वो है आपका करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 141। So 141 है आपका, let x be n mu sigma square where mu and sigma square both unknown, mean और variance दोनों ही unknown है। for the decision problem hypothesis से है। ओके, तो डिसीजन प्रॉब्लम ऐसा है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो मीन के बराबर इक्वल वैल्यू होनी चाहिए, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे जो नया जो वेरिएंस होगा दैट शुड बी लेस देन टू द पुराना वाला जो वेरिएंस है। तो पावर फंक्शन क्या होगा? सो बेसिकली पावर फंक्शन क्या होते हैं? Power function is a function that links the true value of a parameter to the property of rejecting a null hypothesis about the value of that parameter। तो यहाँ पे जब greater than हो या less than हो तो वो आपका null hypothesis को reject कर रहा है। so इसका जो आंसर है that is the option number 4। ये जो है वो chi square distribution से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 142 है, द नंबर्स इन द रेंज 1000 to 9999 हैव नो रिपीटेड डिजिट्स आर। स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन नहीं है, ये नॉर्मल मैथ्स का क्वेश्चन है। आई डोंट नो इस सेक्शन में क्यों दिया है। सो नंबर 1000 से नंबर लेना है, तो जनरली हम जब नंबर लेते हैं तो 0 to 9 तक लेते हैं, तो टोटल नंबर कितने होते हैं? 10 होते हैं। लेकिन यहाँ पे 1000 से स्टार्ट करना है, तो 1000 में पहला डिजिट है वो 1 ही होगा, 0 नहीं हो सकता। तो यानी कि फर्स्ट के लिए जो नंबर्स होंगे वो 10 ना होके 9 होंगे। सेकंड में कितने होंगे? 8 होने चाहिए क्योंकि फर्स्ट डिजिट फिक्स हो गया, लेकिन यहाँ पे 0 इंक्लूडेड है। सेकंड पे 0 हो सकता है, तो 8 ना होके क्या होंगे? 9 होंगे। फिर थर्ड पे कम, ये 2 डिजिट नंबर्स फिक्स हो जाएंगे तो 8 होंगे, एंड फोर्थ पे 7, एक नंबर कम होते चले जाएंगे। तो आप कर लीजिए 90 90 81, 8 7 7 8 56, तो ये हो जाएगा 48, 5 एकम 5, 5 8 40, 6 8 और 5 13 एंड 4 4 5 3 6 विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143, द नंबर ऑफ सबसेट्स देयर ऑफ अ सेट विथ n एलिमेंट्स। तो n एलिमेंट्स के साथ n तत्वों वाले समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी? तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 144 है, assume that an insurance company has broken down yearly light vehicle claim for driver from age 18 to 23 as shown in the following table। तो amount of claim लिखा हुआ है, probability लिखी हुई है। तो आपसे पूछा क्या है? the amount of company charge as its average premium in order to break even on cost for claim is। ठीक है, हिंदी में भी इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि कल्पना करें कि किसी बीमा कंपनी ने निम्नलिखित तालिका में दिखाए अनुसार 18 से 23 वर्ष की आयु वाले चालकों के लिए हल्के वाहन के वार्षिक दावों का विभाजन किया है। ठीक है, तो दावों के लिए लागतों के बाद भी विभाजन करने के लिए कंपनी के औसत प्रीमियम के रूप में इसके द्वारा कितनी राशि ली जानी चाहिए? ठीक है, तो दावे की राशि दी हुई है, प्रोबेबिलिटी दी हुई है, दिया हुआ है, तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ xi इंटू p ऑफ xi। तो ये कितना है? तो ये हो जाएगा 0 इंटू 0.80 प्लस 0.2000 इंटू 0.10 प्लस 4000 0.05 प्लस 6000 हो जाएगा 0.03 एंड प्लस 8000 0.01 प्लस 10,000 इंटू 0.01। तो ये तो पूरा इक्वल्स टू 0 ही हो जाएगा। ये हो जाएगा 2000 और 2 नंबर के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे खाली बचेगा, क्या बचेगा? नहीं, 0.10 है ना एक नंबर के बाद ही आपको, क्योंकि बाद में 0 मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 200 प्लस ये हो जाएगा 4 पंजे 20 और 3 0 और 2 के बाद डेसिमल है, यहाँ 0 पहले है, तो ये बचेगा अगेन 200 प्लस यहाँ पे होगा 6 3 18 और 3 0, डेसिमल कितना? 1 और 1 2 नंबर के बाद, तो यहाँ पे बचेगा 180 और यहाँ पे 8000 इंटू 1 2 के बाद डेसिमल हटाएंगे तो बचेगा 80 और यहाँ बचेगा 2 के बाद डेसिमल हटाओगे तो 100।
तो ये बचेगा 200 प्लस 200 प्लस 180 प्लस 80 प्लस 100, तो ये हो जाएगा 400 और 500 580, और ये हो जाएगा 580 और 100 कितना होगा 680 और प्लस 80, तो ये हो जाएगा 8 और 8 16 6 और 1 7 760 आंसर आना चाहिए इसका। ओके, सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145। सो विच ऑफ द फॉलोइंग शोज रेसिडुअल्स डिवाइडेड बाय देयर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आर स्टैंडर्ड्स जो होते हैं रेसिडुअल स्टैंडर्ड एरर्स वो होते हैं जो रेसिडुअल्स को शो करते हैं डिवाइडेड बाय देयर स्टैंडर्ड डेविएशन। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।